उनका बहुत मशहूर शेर, कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद। ये बड़ा मशहूर। मैंने इस शेर को बदल दिया, कोई वीरानी सी वीरानी थी, आज को देखकर कल याद आए। गालिब कह रहे हैं कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया। मैंने इसको बदल दिया, कोई वीरानी सी वीरानी थी, आज को देखकर कल याद आया। रचनाकार के पास क्या है? केवल शब्द ही तो है, और क्या है? अब केवल शब्द है। शब्द के माध्यम से ही रचनाकार अपने को व्यक्त करता है, और अपने को नहीं बल्कि अपने समय को, अपने समाज को। सर यही बताइए कि पान का किस्सा क्या रहा? पान लगाया तो था आपके लिए, हाँ, लेकिन वो अब तक पहुंचा नहीं कि दिया नहीं, क्या दिया नहीं। अरे पंडित जी ने बताया तो जब मिठाई उठाई का हो गया तो वो पान आया, तो मुझसे पूछा उन्होंने कि पान खाते हैं? अच्छा, वो शुरू में पहला दिन था, वो पहला दिन, पहली मुलाकात। तो पहले दिन मुझे तुम शायद नहीं बोल रहे थे, आप शायद बोल रहे थे, बाद में फिर तुम बोल रहे थे। तो मैंने कह दिया हाँ, जब कभी कभी सादा पान खा लेता था, मैंने बोल दिया हाँ। अब उन्होंने 2 पान लगा लिए, अब कट्ठा चूना सुपारी लगा लिया। लास्ट में जब तंबाकू डालना हुआ तो मुझसे फिर दूसरा प्रश्न कि सुर्ती खाते हो? मैंने कहा नहीं। बस इसके बाद अपने पान में उन्होंने तंबाकू डाला और मुंह में खा लिया, और जो मेरे लिए लगाया था उसको लपेट कर उसी झांपी जो थी उसी में कपड़े को, उसके टाट का जो कपड़ा था उसी के अंदर दबा कर रख दिया, मुझे नहीं दिया। और बोले जो व्यक्ति सुरती नहीं खाता उसे पान खाने का कोई अधिकार नहीं। तो फिर आप क्या करता मैं? अच्छा, मैंने कहा पंडित जी सुरती किस भाषा का? हंसे ठठा, अरे भाई ये किसी भाषा, ये स्थानवाची शब्द का भारत में सुगंधित तंबाकू सूरत में सबसे पहले बना, जो गुजरात सबसे पहले सुगंधित तंबाकू सूरत में बना, तो उसे लोग सूरती तंबाकू कहते थे। बनारस आते आते तंबाकू गायब हो गया, सूरती रह गया, फिर सूरती का लघु रूप सुरती बन गया और तंबाकू के अर्थ में प्रचलित हो गया। ये किसी भाषा का शब्द नहीं, ये हुआ जी। और भी यादगार पंडित जी से मुलाकात है जिसमें इस तरह का कुछ और हुआ हो? नहीं, एक तो वही पानदान वाला भी है। यहाँ दिल्ली वो आते थे? नहीं, दिल्ली में कभी मेरी मुलाकात नहीं। अच्छा। दिल्ली क्या, दिल्ली तो देखो ये सन 76-77 की बात है, 79 में डेथ हुई जी। और डेथ तो दिल्ली में ही हुई थी। हाँ, और आप 84 में आए? मैं 84 में आया हूँ, तो मैं बनारस में था। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गए हैं, और ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये बाद में तब मालूम हुआ जब नागरिक प्रचारणी सभा में वो कार्यक्रम हुआ था जी, जो श्रद्धांजलि सभा हुई थी, जिसमें 2 ही वक्ता थे, नामवर सिंह और शिव प्रसाद, दोनों शिष्य, हाँ। और जिसमें मैं मजबूरी में मुझे बोलना पड़ा था, कोई तीसरा वक्ता नहीं था, लेकिन मैं बोला था। तो बताया था ना मैं सच में,
वो मोहनलाल तिवारी नाम के एक सज्जन थे जो द्विवेदी जी को सांप्रदायिक कह दिया था उन्होंने, उसको बहुत गुस्सा आ गया और उस पर मैं बोलने के लिए जब हाथ उठाया तो नहीं, संचालक ने कह दिया कि अब कोई कुछ नहीं बोले, अब सिर्फ नामवर जी बोले। लेकिन मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा मुझे 1 मिनट 2 मिनट का टाइम, तो नामवर जी ने कहा नहीं उसको बोलने ये घटना। तो ये था, हाँ ये था कि जो जिस उद्देश्य से द्विवेदी जी से मिलना शुरू किया था मैं, वो नए पुराने जो पत्रिका बने संपादक, कि उनका इंटरव्यू लेना है कि समकालीन कविता के बारे में उनकी क्या राय है, मतलब क्या समझ, इसके बारे में पूछना है। तो अब मैं हर बार जाता था संडे संडे उनसे, लेकिन वो बातें अब मुझसे संस्कृत साहित्य और मध्यकाल पर बातें मुझसे करते, वो मुझसे तुलसी बात करते, कभी ज्यादातर तो मुझसे पता नहीं क्या हो गया उनको कि पहली मुलाकात के बाद ज्यादातर बात संस्कृत की करने लगे मुझसे। वो जो कादम्बरी का मैंने जिक्र कर लिया, तो वो हम लोगों की बातें इस तरह होती थी। कभी भारतीय संस्कृति, सुनो 1 मिनट, एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मेरा मूल उद्देश्य तो पूरा ही नहीं हो पा रहा है? तो ये घटना 1977-78 की घटना है। कांग्रेस की सरकार जब खत्म हो गई, हाँ, और जनता पार्टी आ गई थी, तो उस दिन एक दिन मैं गया तो द्विवेदी जी कुछ बोल नहीं रहे। उस दिन द्विवेदी जी बहुत दुखी थी, इंदिरा गांधी भी हार गई थी इलेक्शन, हाँ भैया आप, हाँ। तो उस दिन जब मैंने देखा कि द्विवेदी जी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आज हम इनसे मतलब बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि पंडित जी एक प्रश्न अगर आप अनुमति दें तो एक अनुमति की क्या बात है, पूछो ना, हाँ तो बहुत हिल मिल गया। तो मैंने कहा समकालीन हिंदी कविता के संबंध आप क्या राय है, ये पूछा। जानते क्या कहा? अरे सुनिए आप, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता बंगला बंगला में कविता का, टैगोर की कविता है। उस कविता का भाव वो है जो नीरो के बारे में है कि जब रोम जल रहा था तो वो बांसुरी बजा रहा। इस तरह की कविता एक टैगोर ने लिखी। तो कहा देश में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, और तुम बांसुरी बजाने की बात कर रहे हो। ये कहा, मतलब अब मैं समझ तो गया, लेकिन मैं जिद्दी आदमी, मैंने कहा आप टाल रहे हैं पंडित जी, समकालीन कविता पर पूछ रहा हूं आपसे। तो उन्होंने कहा मेरी कुछ समझ नहीं, कहा कि मैं कवित्व सवैया चौपाई दोहा सोरठा के युग का है, आज की कविता मेरी समझ में आती ही नहीं, तो मैं बोल बताऊंगा इस बारे में आप सवाल मत। लेकिन पहले जो कविता सुनाई टैगोर कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा, वो कमेंट पूरी व्यवस्था, ये शायद मेरी अंतिम मुलाकात। अच्छा, शायद। हाँ, कभी भारतीय संस्कृति पर कोई बात हुई पंडित जी से? नहीं। ये सवाल इसलिए है, हाँ, चूंकि भारतीय संस्कृति पर उनके कई लेख हैं। बिल्कुल है, और भारतीय संस्कृति की चर्चा भी बहुत ज्यादा आज के समय में हो रही है। तो जब संस्कृति की बात करते हैं तो क्या वो उसमें एक ही रंग होता है, या एक ही कोई समुदाय होता है, या उसकी कई दायरा है? वो आपके समझ में या आपकी राय पर क्या
बनती? देखो, मेरी जो रिसर्च इसी विषय पर है। पंडित जी से मतलब ये शीर्षक का उल्लेख करते हुए भारतीय संस्कृति पर बात उससे मेरी नहीं हुई। देखिए, जितनी बातें उनसे मेरी होती थी वो संस्कृति पर ही तो होती थी। हाँ, नहीं, और ये बताओ, ये क्या कम बड़ी बात है कि वो अब्दुल बिस्मिल्लाह का को इसलिए महत्व दे रहे हैं कि ये संस्कृत पढ़े हुए हैं। तो यही तो भारतीय संस्कृति है, और क्या है, यही तो है ना। और शोध के दौरान जगदीश गुप्त, भाई मैं तो आज भी कहता हूं कि वाकई अगर वो ना होते, कोई और होता तो शायद वाकई मैं पीएचडी नहीं कर पाता। जिस तरह से उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, मैं आज भी कहता हूं, है? और मैंने उनको बर्दाश्त किया, उन्होंने मुझे बर्दाश्त। आज उदाहरण क्या दिया मैंने, बताओ। इस पर तो भगा देता कोई भी सुपरवाइजर। आज एक उदाहरण दिया था, है ना। मतलब इतनी भयंकर बात थी वो, इतना कि नाराज हो गए थे मुझसे, इतना गुस्सा कि तुमने दावे के साथ कैसे लिख दिया कि संस्कृत साहित्य में नहीं है, ये फारसी से है। तो संस्कृति को लेकर जगदीश गुप्त से मेरा पूरा मतभेद रहा है पूरे रिसर्च के दौरान, और मैं लगातार ये कहता रहा कि संस्कृति का संबंध धर्म से नहीं होता। धर्म खुद संस्कृति का एक हिस्सा है, नहीं, एक पार्ट है, छोटा सा, है कि नहीं। संस्कृति का जो हिस्सा, संस्कृति जो है वो भौगोलिक होती। गोवा की एक संस्कृति है अलग, मुंबई की एक अलग संस्कृति, गुजरात की अलग है, बंगाल की अलग है, भौगोलिक। भाषिक भी नहीं है, भौगोलिक है ना। तो ये मेरी मान्यता है संस्कृति के बारे में, जिसको मैं कर नहीं पाया अपनी पीएचडी। इसीलिए मेरा मन कई बार किया कि मैं अपने थीसिस के खिलाफ एक एंटी थीसिस लिखूं, लेकिन मैं आज तक नहीं लिख पाया, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे उतना ही अध्ययन करना पड़ेगा जितना मैंने उस जमाने में किया। इसका एक और मतलब ये है कि जैसे आप कई बार उदाहरण जब देते हैं तो तुलसीदास में आप फारसी भाषा के शब्द की बात करते हैं, तुर्की की बात करते हैं, संस्कृत की बात तो है ही है, अवधि, मतलब बहुत सारी चीजें आप खोजते हैं, और मैं भी। तो ऐसे में जब भारतीय संस्कृति की बात आती है तो कुछ और भी बनता है। वो क्या बनता है? पहले स्पष्ट रूप से बताओ कि और भी क्या है। एक सिंगल इन्वर्ट कामा में और भी। जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं तो इसमें बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है। बिल्कुल है। तो मैं यही बात आपसे सुनना चाहता हूं कि आप जिनकी बात करते हैं कि ईरान से आए, मुगल आए तो क्या लाए, मुगल अगर ना आए होते तो क्या होता। जैसे आज मैंने कहा कि अगर ना आए होते तो ना होता। जब भारतीय संस्कृति में की बात की जाए और मुगलों का उल्लेख न किया जाए या किया जाए तो खलनायक के रूप में किया जाए, तो क्या भारतीय दिस इज रॉन्ग, गलत है। देखिए मैं बताऊं, भारत नहीं, केवल भारत नहीं है इसमें, मैं बता दूं। हम चूंकि भारत में रहते हैं इसलिए हम भारत के बारे में दावे के साथ कहते हैं कि यहां विविधता में एकता। हाँ? ये बात भारत के बारे में है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियां, और सबको जब मिला देते हैं तब कहते हैं हम भारतीय संस्कृति। ये हम चूंकि भारत में रहते हैं तो भारत को जानते हैं इसलिए हम कहते हैं, लेकिन ये मात्र भारत की विशेषता नहीं है। हाँ, दुनिया भर में ये बात है। क्या आप समझते हैं रूसी संस्कृति का कोई एक रूप था क्या? एक रूप है? हाँ, क्या है? मैं आप तो कर रहा हूं, क्या एक रूप है क्या? क्या आप कह सकते हैं रूसी संस्कृति एक जैसी है?
नो। और ये बात पहले मुझे नहीं मालूम। जब मैं 2 साल रूस में रहा, मॉस्को में, तो मुझे विश्वविद्यालय में तो भेजा नहीं उन्होंने। वहां तो विश्वविद्यालय में सूचना चली गई कि वो नहीं जाएंगे। 3 भाषाओं के विद्वान हैं प्रोफेसर अब्दुल रसूलुल्लाह, जिसको पढ़ना है, जिसको पूछना है, वो टाइम ले, फोन करे, उनसे खुद आकर मिले। वो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफिसर है एम्बेसी में। तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये तीनों भाषाओं के अध्यापक और विद्यार्थी मुझसे मिलने आते थे। तो अब मैं चूंकि एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफिसर था, इसलिए तमाम जो कल्चरल, अच्छा, और मेरा जो ऑफिस था वो था जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र, वहां पर है, JNCC कहते हैं, है ना। वहां ऑफिसर था मैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफिसर। तो जहां भी मॉस्को से बाहर कल्चरल कोई फेस्टिवल होता था या कार्यक्रम होता था, तो वहां मेरी ड्यूटी लगती थी, मुझे भेजा जाता था। और मैं 2 जगहों पर गया। एक तो गया मैं मर्दोविया, और मर्दोविया जाने के बाद मुझे लगा कि यहां की संस्कृति तो मर्दोवियन संस्कृति है, रूसी है ही है। और वहां जाने पर मुझे पता चला कि लेनिन यही के थे, और लेनिन गांव का नाम है जो मर्दोविया शहर से 50 किलोमीटर पर है। और ये मुझे तब पता चला जब मैं मॉस्को लौट रहा था, रास्ते में बताया लोगों ने मुझे कि लेनिन है वहां, लेनिन नहीं है, कल मैंने बताया था परसों। हाँ, गोरकी भी गांव का नाम है, उनका नाम थोड़ा, लेखक का नाम गोरकी थोड़ा है। मर्दोवियन संस्कृति। फिर मैं, एक स्टेट है वहां उफा, हालांकि उफा है वो, क्योंकि छोटा ओ छोटी ई रूसी में नहीं है। उफा गया हूं। उफा में 60% आबादी मुसलमानों की है, और 40% में ईसाई और ये सब है। उनकी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। तो मेरा ये धारणा और पुख्ता हो गई कि संस्कृतियां जो हैं वो भौगोलिक, जिस भूभाग में आप रहते हैं, इसका मतलब यह है कि संस्कृति का निर्धारण प्रकृति करती है, नेचर करता है। गोवा विश्वविद्यालय इस जंगल में है, तो यहां का जो विद्यार्थी, अध्यापक, जो यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की हवा, यहाँ का ये, इससे प्रभावित होगा, यही उसकी संस्कृति बन जाएगी। ये पणजिम की संस्कृति से भिन्न होगी, और है भिन्न, मैं तो मानता हूं। ये पणजिम नहीं है, ये वास्को ड गामा नहीं है ना। ये है मेरी। आपने मध्यकाल को बहुत उस तरह से भी पढ़ा है जिसमें कहते हैं कि एक आत्मीय लगाव भी आपका बहुत गहरा दिखाई पड़ता है साहित्य से, या पूरे इतिहास से। अगर मध्यकाल को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान कैसा दिखेगा आपको? हिंदुस्तान रहेगा ही नहीं। तो आप अगर मध्यकाल को हटा दें तो हिंदुस्तान कहां से रहेगा, आप बताइए। हाँ, नहीं, मुझे तो ये भी कहने में कोई डर नहीं है, डर सब कोई नहीं, डर कि हिंदुस्तान तो छोड़ दो, भारत ही नहीं रहेगा। ये भाषा, ये अलग शब्द है ना। इंडिया मत कहो, हिंदुस्तान मत कहो, भारत, ये भारत भी नहीं रहेगा, हिंदुस्तान तो छोड़ दो। और ये केवल मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश की हिस्ट्री से, किसी भी देश के इतिहास से अगर आप एक कालखंड को निकाल दें, वह देश गायब हो जाए, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाँ, क्या कारण है कि देखिए कि यूरोपियन कंट्री, अब जर्मनी में जाइए, इन्हें हिटलर से नफरत, जर्मनी में हिटलर से सारे लोग नफरत, लेकिन हिटलर
से जुड़ी हुई एक एक चीज को सुरक्षित रखा हुआ है। हाँ? एक एक चीज को सुरक्षित रखा है। मैं जब गया म्यूनिख, जर्मनी, एक शहर है म्यूनिख, जर्मनी, 2 बार गया। तो म्यूनिख में एक 10 दिन का कार्यक्रम था। कार्यक्रम का क्या था? इंडियन नॉवेल, भारतीय उपन्यास। इस पर 10 दिन का सेमिनार म्यूनिख में हुआ है, सन 2002, जिसमें हिंदी के 2 लेखक बुलाए, असमिया से इंदिरा गोस्वामी, निर्मल, बिल्कुल आप कर लिया आप। और दूसरा मैं, अच्छा ये भी अद्भुत है, एक निर्मल वर्मा और दूसरा अद्भुत शुक्ला, कहीं आप तालमेल ही नहीं है। हाँ? नहीं, आप देखिए, न तो आयु के हिसाब से है, न विषय के, न विचारधारा के हिसाब से है, लेकिन वो पॉपुलर हो जर्मनी में। अच्छा, कन्नड़ से अनंत मूर्ति गए थे, तो वहां जब गए म्यूनिख, तो अच्छा, मैं और अनंत मूर्ति बिल्कुल आमने सामने थे होटल में। युवा अनंत मूर्ति, अच्छा युवा अनंत मूर्ति की हिंदी बिल्कुल नहीं आती। एक दिन हम वहां घूम रहे, अच्छा वहां सारे कार्यक्रम रात में होते थे, दिन में नहीं। है? क्योंकि रात में कार्यक्रम क्यों नहीं नहीं सॉरी, कार्यक्रम दिन में होते थे और रात में वहां गेट टुगेदर होता है। रात में बैठकी होती, ड्रिंक के साथ, रात वो बैठक। तो वहां पर म्यूनिख में अब दिन में कोई अच्छा, और कार्यक्रम भी डेली नहीं होते थे। अच्छा हाँ, कार्यक्रम भी आफ्टरनून में होते थे, सुबह के टाइम कोई कार्यक्रम नहीं, आप खाली कमरे में क्या करेंगे होटल। तो मैं घूमने निकला, तो वहां पता चला एक पार्क में चला गया, उसका नाम ही था बियर पार्क। बियर पार्क। तो वहां क्या है कि बड़ी टंकी लगी हुई है बियर की। अब बगल में एक छेद बना हुआ है, नहीं छेद बना हुआ है, उसमें आप टोकन डालिए, टोकन डालिए और फिर वो पाइप खोलिए तो उसमें से बियर निकलेगी। और एक बार में एक जग मतलब 1 लीटर, और गिलास रखे हुए हैं वहां, गिलास, जग और गिलास बगल में रखे हुए, आप लीजिए और पार्क में चले जाइए। अब मार्च का महीना, धूप में आप बैठिए, पीजिए। तो इसलिए निर्मल जी से भी एक कहानी जुड़ी है, वो बाद में कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा। मैंने वहां एक प्रश्न पूछा वहां, ये बताइए कि ये जो बियर पार्क है, ये तो मार्च का महीना है, अप्रैल मई जून गर्मी आ जाएगी, ये जाड़ों में अगर इस तरह से खुलेआम कहीं बियर पीना है, खुलेआम यूं ही, तो कहा कि यहां पर बियर हॉल भी, जाड़ों में लोग बियर हॉल में जाते। तो मैंने कहा वो हॉल भी दिखा दो मुझे। चलिए, अब हमको हॉल में ले, हॉल बहुत बड़ा हॉल। तो देखा कि अगल बगल रैक बने हुए हैं, लॉकर्स, जैसे बैंक में नहीं होते लॉकर, अपना गहना जेवर जैसे। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है? कहें इस हॉल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनके हैं ये लॉकर, इनकी चाबी उनके पास। तो वो और कहा ये उसको खोलते हैं और उसी में इनकी बियर भरी रहती, और सब एयर कंडीशन चिल्ड है, वो निकालते हैं अपना बियर और बैठ कर पीते हैं।
जो नए आते हैं वो खरीदते हैं, जो मेंबर हैं वो तो मेंबर है। खैर ये बात हुई, उसके बाद देखा मैंने भीड़ भरी पड़ा हुआ था, है ना। दो दृश्य थे। एक दृश्य ये था कि एक लाइन लगी हुई क्यों है, खड़े हैं, वो मेंबर नहीं है, बियर खरीद कर पीना है उनको, तो खड़े हैं लाइन लगा के। और एक जगह पर एक टेबल और उसके कुर्सियां रखी हुई, खाली पड़ा हुआ है, बाकी टेबल कुर्सी सब भरी हुई है, वो खाली पड़ा। ये पूछा कि मैंने कहा यार ये जो लाइन लगी है क्यों, ये किस लिए लगी है? कहेंगे ये बियर खरीदने वालों की लाइन लगी। ये खरीद कर करेंगे क्या? कहें खरीदेंगे, उसके बाद फिर इनको सीट मिलेगी तब बैठेंगे और उसके बाद पिएंगे। तो मैंने कहा वो तो एक टेबल खाली पड़ी हुई, वहां 4 कुर्सियां भी रखी हुई हैं, तो वहां तो कोई बैठा ही नहीं है। तो कहें सर वहां कोई नहीं बैठता। क्यों? तो कहें सर यहां हर टेबल का किराया तय, इस टेबल पर आप बैठेंगे, खिड़की के पास बैठेंगे उसका अलग किराया है, जहां धूप आती है जाड़े में वहां बैठेंगे तो अलग किराया है, हैं? जहां आपको ज्यादा गर्मी चाहिए उसका अलग किराया है। का किराए की टेबल है, और जो खाली टेबल दिख रहा है वो फ्री। क्या मतलब? कहना हम आपको बता ही देते, कहना हम समझ गए आप क्या आप तो मार्क्सिस्ट हैं। अच्छी। तो ये जो लाइन लगी हुई है ये उस टेबल के लिए लगी हुई है जिस पर लेनिन ने एक बार बैठ, ये लाइन उसकी है कि लेनिन ने एक दिन बैठकर बियर वहां, एक दिन सिर्फ लेनिन आए थे, उस टेबल के लिए लाइन लगी हुई है और वो इस हॉल की सबसे महंगी टेबल। और ये जो खाली देख रहे हैं ये फ्री है, यहां हिटलर बैठकर बियर, इस पर कोई नहीं बैठ, फ्री है, कोई नहीं बैठ। ये मैंने आज सोचा बता दूं, वरना पता नहीं ये मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा अपने संस्करण। कैसे आप अपनी सांस्कृतिक विरासत को, चाहे वो नकारात्मक है, मैं कहता हूं आपके लिए हानिकारक है, लेकिन हमारी विरासत है भाई, इसके संरक्षण करा के जो कोशिशें वेस्ट में, पश्चिमी देशों में मैंने देखी, उसका एक उदाहरण, इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा बताइए आप, है ना। हिंदुस्तान के पास गर्व करने के लिए कई दौर उसके पास आते हैं, जैसे कि एक तरफ तो बुद्ध आते हैं, हमारे पास आगे बढ़ते हैं तो मध्यकाल है, और एक दौर हमारा आजादी का आंदोलन भी है। इनमें से कौन, मध्यकाल को छोड़ करके जो सबसे नजदीक का दौर है वो हमारा है आजादी का आंदोलन, कौन से नायक आपको पसंद आते हैं? हाँ, ये पॉलिटिकल सवाल है भाई, ये राजनीतिक सवाल मत पूछो। सर राजनीतिक नहीं है, हाँ, वो जो राजनेता हैं वो कुछ और भी कर रहे थे साथ साथ, तो आप उस दायरे में बात बताइए। कोई एक नहीं है, स्वाधीनता आंदोलन में कोई एक को हम नहीं कह सकते कि साहब ये है कि नहीं। मैं समझता हूं कम से कम तीन कम से कम लोग तो ऐसे हैं कि ये 3 अगर न होते तो पता नहीं आजादी मिलने में हमको कितने और साल लगते।
मतलब मिलती तो आजादी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलती। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र, मैं बोस का नाम जानबूझ कर लिया है क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और बाकी तो तमाम लोग हैं, चंद्रशेखर हैं और जिनको फांसियां हुई, जो जेल के हैं। लेकिन एक मैं अब यहां जोड़ के बता रहा हूं कि ये तो वो नेता हैं जिनको इतिहासकारों ने, जिनके बारे में किताबें लिख दी, जो अमर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी लीडरशिप अगर है तो जनता, सबसे बड़ी लीडरशिप जनता है। आप क्या समझते हैं 1857 को इतिहासकारों ने घोषित कर दिया जैसे कि असफल विद्रोह था। क्या वस्तुतः ये असफल विद्रोह था? नो, ये असफल नहीं था। चाहे आप मेरी बात से सहमत हो चाहे न सहमत हो। और अगर 1857 के बारे में हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार की किताबों को न पढ़ के थोड़ा दूसरी तरह की किताब पढ़िए आप, जो मैंने पढ़ी है, पूरी पूरी जनता इन्वॉल्व थी इसमें। 1857 पूरी जनता इन्वॉल्व थी, है ना। ये बताओ जनता को क्यों सजा दी जा रही? अगर सजा देना था अंग्रेजों को तो नेताओं को सजा देते, जनता को सजा क्यों दे रहे थे अंग्रेज? इसलिए कि जनता इन्वॉल्व थी, है? आप देखिए दिल्ली में जो आज जाकिर हुसैन कॉलेज, इसका क्या नाम था पहले? बताओ क्या नाम था? सर मुझे पता नहीं इसका। जहेरी कॉलेज, हाँ। और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे इसकी बिल्डिंग हुआ करती। अब देखिए कि वहां के जो टीचर थे, मास्टर रामचंद्र को मरवा दिया गया। अरे यार वो तो टीचर सही है, नहीं यही नहीं, वो क्रिश्चियन हो गए थे। मास्टर रामचंद्र ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, मार दिए गए। क्यों? हा? मिर्जा गालिब के तमाम मित्र मार दिए गए। मिर्जा गालिब भी मार दिए जाते अगर पटियाला के राजा का संरक्षण उनको प्राप्त न होता तो, मैं बता दूं। हाँ, और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं जो आपसे बात करते हुए शाम को कहा कि उनके चिट्ठियों के आधार पर मिर्जा गालिब की जीवनी लिखी। मिर्जा गालिब ने अपनी खत में यह बात लिखी है कि पटियाला के राजा के संरक्षण की वजह से मैं जिंदा हूं। आज हम लोग बहुत कम्युनलिज्म की बात, 1857 का कम्युनलिज्म, ब्रिटिश हुकूमत 1857 में पूरी ब्रिटिश हुकूमत एंटी मुस्लिम, एंटी मुस्लिम। मिर्जा गालिब ने जिसको गोद लिया था अपने भांजे को, उसकी मृत्यु हो गई और कर्फ्यू लगा हुआ है और उसको इतनी अनुमति नहीं मिली कि कब्रिस्तान में ले जाकर दफन किया जाए, मस्जिद के सहन में दफन करना पड़ा। तो
स्वाधीनता आंदोलन के असली सेनानी सामान्य भारतीय थे, जो सभी धर्मों, कोई हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उसमें तमाम जातियों के लोग थे, और जो नए नए ईसाई बन गए थे, जो धर्मांतरण करके ईसाइयों के प्रभाव में अंग्रेजों के, वो भी थे उसमें, वो भी नहीं बख्शे गए, वो भी मारे गए। तो सांप्रदायिकता जो है वो ये नहीं देखती कि आप कौन हैं। जो शब्द की सत्ता है उसमें लगता है कि अलग अलग दौर में उसके सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन शब्द का मायने भी रहा है और शब्दों की जो अर्थ बने उससे बड़े बदलाव भी हुए हैं। आज के समय में शब्द की जो महत्ता या सत्ता का संबंध है, क्या है, पाते हैं आप? ये हिंदी की जो एक पत्रिका है बया, गौरीनाथ निकालते हैं, उनका नया अंक यही पुस्तक मेला में आने वाला है, जिसका विषय है कि आज लेखक के सामने चुनौतियां क्या है। इसके लिए उन्होंने मुझसे ये चाहा कि मैं भी कुछ लिखूं, तो मैं लिख नहीं पाया। अच्छा, वो जानते हैं कि इनसे कुछ लिखवाना है तो किसी को पकड़ो जो इनसे बात करे, टेप करे, तभी ये हो पाएगा, वरना ही लिखे हुए कि नहीं। हाँ, तो बहरहाल लेकिन जब उन्होंने मुझे फोन किया, मेरी उंगली में चोट भी थी, मैं लिख नहीं पा रहा था, थोड़ी बहुत पहले बहानेबाजी पर, लेकिन मैं थोड़ा लिखने की कोशिश की, 1-2 पेज लिखा, उसके बाद ये ऑपरेशन करना पड़ा, ये सुगली में ऑपरेशन हुआ मेरा, तो नहीं लिख पाया। तो ये जो शब्द वाली बात है, ये तुमने प्रश्न ऐसा किया, इसलिए ये मैं थोड़ी भूमिका बात, 1.5 या 2 पेज कुछ लिखा मैंने, मैं वो बता रहा हूं कि क्या लिखा। इससे तुम्हें शब्द की महत्ता आज क्या रह गई है इसका अंदाजा हो। हालांकि यह शेर गालिब का, ये कल शायद मैंने सुना, उनका बहुत मशहूर शेर, कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद। ये बड़ा मशहूर शेर। मैंने इस शेर को बदल दिया, कोई वीरानी सी वीरानी थी, आज को देखकर कल याद आए। गालिब कह रहे हैं कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आया। मैंने इसको बदल दिया, कोई वीरानी सी वीरानी थी, आज को देखकर कल याद आया। हाँ? अब एक खेल क्यों किया शब्द, तो मैंने ये लिख, मतलब मेरी जो इच्छा है या जो मैं चाहता हूं या जो मैं व्यक्त करना चाहता, रचनाकार के पास क्या है, केवल शब्द ही तो है, और क्या है? अब केवल शब्द है, शब्द के माध्यम से ही रचनाकार अपने को व्यक्त करता है, और अपने को नहीं बल्कि अपने समय को, अपने समाज को, पूरे अपने जीवन को, अपने आसपास के वातावरण को
व्यक्त करने के लिए रचनाकार के पास शब्द के अलावा क्या है? और शब्द जो है ये आज नहीं, हमेशा से, जब से भाषा का विकास हुआ है, जब से भाषा का विकास हुआ है और साहित्य कर्म शुरू हुआ, लिखना उठना शुरू हुआ, तब से बता रहा हूं मैं, सत्ता हमेशा ने शब्द का विरोध, क्योंकि सत्ता को एकमात्र डर किसी से है तो शब्द। शब्द से डर है। लेकिन लेखक के पास केवल शब्द है, यह बहुत बड़ी विडंबना है। लेखक अब लेखक क्या करेगा? ये भूषण जी बैठे हुए हैं, ये तो आलोचक है, तो आलोचक हूं, रचनाकार हूं। लेखक की रक्षा करने के लिए आलोचकों ने साहित्य शास्त्र पढ़ाया है, लेखक की रक्षा है। ये अलंकार क्यों बने, आप बताइए? सिमिली, मेटाफर, ये उपमा, रूपक, ये वो है ना, वक्रोक्ति, व्यंग्य, क्या जरूरत थी इसकी? सिर्फ साहित्यकार, रचनाकार की रक्षा करने के लिए बनाया है। मैं ये रक्षा करने के लिए, रक्षक हैं आलोचक की भूमिका है ना, कि आज तुम सीधे सीधे नहीं कह पा रहे हो तो थोड़ा सा रूपक में चले जाओ, उपमा में चले जाओ, थोड़ा बदल दो, व्यंग्य में चले जाओ, वक्रोक्ति में चले जाओ, है ना। ये किया, ठीक है ना। अब क्या है, आज हालत ये हो गई कि आप कहीं नहीं जा सकते, आज आपकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं, कोई नहीं है। पहले केवल रचनाकार संदेह के घेरे में था, अब तो आलोचक भी संदेह के घेरे में है। तो जो रक्षा कर रहा था आपका, जब वही घेरे में आ गया है, तो आप फिर सिमिली मेटाफर में कैसे जाएंगे? अब देखो मिर्जा गालिब इस शेर में पूरे मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि कोई वीरानी सी वीरानी है, दस्त को देख के घर याद आए। हाँ, फिर हमने सुना था कि जंगल वीरान होता है। अब जब जंगल में आए पता चला ये कोई वीरानी है, अरे इससे ज्यादा वीरान तो मेरा घर है। अब मैं दस्त को देख के घर याद आया। कि लोगों से सुना था कि जंगल वीरान होता है, निर्जन है ना, वीरान। लेकिन जब जंगल में आया तो पता चला यहाँ ये कोई वीरानी है, अरे इससे ज्यादा वीरान, इससे ज्यादा बुरा हाल तो मेरे घर का है। दस्त को देख के घर याद आया, मेरा घर जंगल से ज्यादा वीरान। ये मेटाफर में यूज कर, मैंने जो बदला इसको कि कोई वीरानी सी वीरानी थी, आज को देख के कल याद आया। ये आज जो लोग कहते हैं वीरानी है, संकट है, फलाना है, ठिकाना है, जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे अतीत याद आता है। कि आज जैसी हालत तो अतीत पे नहीं,
इमरजेंसी में नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी। है आज को देखकर कल याद आए, मुझे तो भूतकाल याद आ रहा है। एक उपन्यास है स्पेनिश भाषा का, अंग्रेजी अनुवाद पढ़ना उसको, अगर पढ़ सको तो, और समझ में कितना आएगा वो तो अलग बात। बरब्बास, बरब्बास, अब लेखक का नाम मैं भुलाता हूं, भूल जाता हूं। बरब्बास। छोटा सा। अरे अपनी बेटी के बदौलत अंग्रेजी इतनी सीख ली है कि मैं अब अंग्रेजी के उपन्यास अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। अंग्रेजी में तो मैं, हिंदी में तो बहुत खराब लगता है। भारत क्या है उस बरब्बास? ये बरब्बास एक कैरेक्टर का नाम है। बरब्बास जो है ये एक पात्र है। और ये कथा है जीसस क्राइस्ट के। तो जीसस क्राइस्ट भी अरेस्ट हो गए थे और जेल में डाल दिया, बाद में क्रॉस पर लटकाए गए। जिन दिनों जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया और जेल में डाले गए, जीसस क्राइस्ट पहले से ही बरब्बास जेल में था, कैदी। और ये बरब्बास पर जो आरोप थे, मतलब जो अपराध, वो था लूट, चोरी, हत्या, डकैती, हत्याएं बहुत की बरब्बास। तो बरब्बास जिस जेल में बरब्बास है, जिस कोठरी में, उसी में जीसस। अच्छा, ये एजेड था बरब्बास। जीसस क्राइस्ट की उम्र तो 35। तो उन दिनों वो नियम था जो, जिसका फायदा हमारी सरकार ने भी उठाया, अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम भारत में। किसी की सजा माफ कर सकते अगर चाहे। तो उस जमाने में क्या था कि जो प्रीस्ट है, क्या तो तब तक बने नहीं थे, जीसस क्राइस्ट का धर्म तो फैला नहीं था तब तक, बाद में फैला ना उनकी मृत्यु के बाद। लेकिन मंदिर तो होते थे, पूजा यहूदियों का था। तो वो प्रीस्ट तो होते थे, पादरी, पुजारी। तो उसमें यह था कि सजा सुना दी गई, ठीक, लेकिन पुजारी को यह अधिकार था कि वो किसी एक को मुक्त कर सकता है। अच्छा, इस पर फिल्म बनी अंग्रेजी, मैंने फिल्म भी देखी, उपन्यास भी पढ़ा है मैंने, बरब्बास। और ये क्रिश्चियनिटी एक तरह से शुरू कर दी थी ना जीसस क्राइस्ट ने। तो रविवार को आम सभा होने लगी, आम प्रार्थना, सामान्य प्रार्थना। तो ये था कि रविवार के दिन प्रीस्ट पहले पूजा कराएंगे मंदिर के अंदर या जो भी पूजा घर था, और फिर बाहर निकलकर अनाउंस करेंगे कि हमने फला को का
मृत्युदंड, अच्छा दोनों को मृत्युदंड मिलना था, यानी जीसस क्राइस्ट को भी मृत्युदंड मिलना था और बरअब्बास को भी मृत्युदंड मिलना था। तो किसी एक का मृत्युदंड क्षमा कर, माफ कर देना, उसको जेल से निकाल, जेल से मुक्त। हाँ? और दो ही कैदी, बरअब्बास और जीसस। अब साहब क्या हुआ कि उस दिन जाहिर है जीसस क्राइस्ट के चाहने वाले इतने थे, बरअब्बास का चाहने वाला तो कोई नहीं, तो क्रिमिनल था, प्यारा था, तेरा था, लेकिन जीसस क्राइस्ट के चाहने वाले और सब वो भीड़ लगी। इंतजार हो रहा है कि क्रिस्ट निकल, और सब ये उम्मीद बांधे हुए हैं कि जीसस क्राइस्ट मुक्त कर दिए, क्योंकि इन्होंने तो कोई क्राइम किया नहीं है, तो क्या अपराध। ये जो शब्द की महत्ता तुमने बताई ना, उस पर बोल रहा हूं मैं, ये ना समझो कि मैं कहानी यूं ही किस्सा कहानी सुना रहा हूं, है ना। अब प्राइस, अच्छा वो फिल्म देखा है, तो उपन्यास अलग बात है, और ये जो दृश्य माध्यम है, जैसे तुम खुद ही कह रहे हो कि ये जो माध्यम है ये बिल्कुल अलग है। जैसे अब मैं बोल रहा हूं, ये हाव हाव ये मेरे लिखने में थोड़ा नजर आएगा ये। फिल्म अद्भुत है साहब। अब फिल्म का नाम क्या मुझे नहीं, वो निकलता है पल, आप शोर होना शुरू, बोलिए बोलिए, जैसे मेरी कहानी में है ना कि थानेदार से कहते हैं बोलिए बताइए नाम, है आज जो कहानी सुनाई, प्रीस्ट कहता है बरअब्बास को मुक्त किया जाता, बरअब्बास को मुक्त। अब कल्पना करो यार क्या हालत हुई होगी, है? अच्छा जीसस क्राइस्ट को तो मालूम था कि मुझे, अच्छा जीसस क्राइस्ट को भी थोड़ा था कि शायद मुझे छोड़ दें, तो मैंने कोई अपराध ही नहीं, तो उसमें कुछ जो पादरी के नजदीक रहे होंगे प्रीस्ट के, वो पादरी से मिले, उनको लगा ये अन्याय, ये इंसाफ नहीं, ये न्याय नहीं, इतने बड़े क्रिमिनल को छोड़ लिया गया, और जो बेचारा कुछ क्राइम नहीं किए हुए है, वो सिर्फ अपने विचारों का प्रचार ही तो कर रहा था, कोई क्राइम थोड़ा कर रहा था, कोई हत्या और लूट बलात्कार ये सब थोड़ा कर रहा था, वो कर रहे थे वो, उसको भी तो ये है कुछ लोगों को जाहिर है वो गए, तो प्रीस्ट से उन्होंने पूछा कि आपने ये निर्णय किस आधार, किस जीसस क्राइस्ट का अपराध बरअब्बास के अपराध से इतना बड़ा है कि मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, कारण क्या है? तो प्रीस्ट ने कहा कि हाँ जो यीशु है, जीसस, वो बड़ा अपराध, ये छोटा अपराध। क्यों? कहीं ये लोगों के धन दौलत लूटता है, लोगों के जान मारता है, यही तो करता है, किया है इसने जीवन में, ये विचारों का लूट, ये शब्द विचार, अपने विचार थोपना है, इन्हें शब्द और विचार का शत्रु होता है सत्ता, है कि नहीं? इसके लिए ये बरअब्बास अचानक मुझे याद आ गया, हाँ? मैं जानता नहीं था, लेकिन मैं देखूंगा उसको बरअब्बास को, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में तो बरअब्बास लोगों को पढ़ना चाहिए,
बहुत मीनिंगफुल है। कि बस सर, अब हमारे समय के जो आज के समय के जो कुछ शब्द हैं वो कुछ डर पैदा करते हैं। आज कुछ शब्द प्रचलित हैं जो डर पैदा करते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे जाए तो उस समय के शब्द बदल जाते हैं, लेकिन डर तब भी पैदा करते हैं। लोग अलग होते हैं, सत्ताएं अलग होती हैं। आज कौन से शब्द हैं जब सुनाई पड़ते हैं तो इस तरह का भाव आता है। ये सवाल मत पूछो। ये सवाल बहुत अच्छा है तुम्हारा, तो कोई संदेह। मैं जवाब भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं कोई डरता फरता नहीं किसी। आज एक ही शब्द से डर पैदा, और वो शब्द है राम। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, ये जाओ तुम लिख दो, छाप दो, अपने डाल दो इसको। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई गोली मार देगा, यही तो करेगा। हाँ, राम शब्द आज सबसे भयावह है ना। यानी आप बताइए कि हाँ, कि यार जिस राम का नाम लेने से हाँ उत्पन्न होता है, सौहार्द उत्पन्न होता है। जिस राम के साथ हम पैदा होते हैं, जिस राम के साथ जीते हैं, जिस राम के साथ मरते हैं, आज वही राम का नाम से हम डरते हैं। तो बस इससे भयावह आज जी। हाँ सर्वाधिक सर्वाधिक यही शब्द है जिससे भय पैदा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि शब्द की सत्ता बने और ये जो शब्दों का अर्थ जो बदला गया है वो अपने मूल अर्थ में वापस लौटे, करुणा लौटे, प्रेम लौटे, और फिर हमारे बीच जायसी आए, फिर हमारे बीच तुलसीदास आए, और हमारे बीच अब्दुल बिस्मिल्लाह भी आए, असगर वजाहत भी आए, फैज साहब आए, तो कितना सुंदर हो जाएगी दुनिया। हम चाहते हैं कि शब्द की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, शब्द की सत्ता पर अपना विश्वास बनाए रखें, और बाकी आप सब पर है, आप भी अपना विश्वास बनाए रखें। हमारे साथ बिस्मिल्लाह साहब ने बहुत सारी बातें की जो कहीं अंदर तक आपको पूरी देंगी, और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस पर गौर करेंगे। शुक्रिया। बहुत अच्छा है।